बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। देखिए, आप अगर अदर बोर्ड से हैं तो आपका जो चैप्टर नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज चैप्टर आपका सेम है। सारी चीजों को बारीकी से कराया गया है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और आई कैन गारंटी कि आपको इससे इजी नोट्स ना पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना नहीं मिलेगा। नहीं, अगर आपको चेक करना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मैसेज करिए, नोट्स लीजिए, पढ़िए और चेक करके बताइए कि क्या इससे बेहतर नोट्स अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि इसमें मैंने पूरा एफर्ट्स लगाया, जितना इजी हो सकता था उतना इजी मैं बनाने की कोशिश किया हूँ सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, लेखन कला और शहरी जीवन। देखिए, ये जो चैप्टर है बेस करने वाला है किसके ऊपर? मेसोपोटामिया के ऊपर। ठीक है, मेसोपोटामिया एक जगह का नाम है। बेसिकली ये दो नदियों के बीच का एक भूभाग था जिसका नाम था दजला और फरात नदी, और आज की डेट में आप इराक में इसको देखेंगे। ठीक है, तो लेखन कला की बात करते हैं, यानी कि मेसोपोटामिया एक ऐसा जगह था जहां पर लिखने और पढ़ने की कला की शुरुआत की गई थी, इसलिए कहते हैं लेखन कला। और दूसरे नंबर का बात करते हैं शहरी जीवन। मेसोपोटामिया ही एक ऐसा जगह था जहां पे शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया लेखन कला और शहरी जीवन। चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर चैप्टर का नाम मैंने लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लेखन कला शहरी जीवन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। मैंने आपको बताया मेसोपोटामिया जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो दो शब्दों में डिवाइड होगा। कौन कौन से? एक मेसोस और दूसरा पोटेमोस। मेसोस एक यूनानी भाषा है। कौन सी भाषा है? यूनानी। और पोटामोस भी एक प्रकार का यूनानी भाषा है। तो अगर देखा जाए इसके अर्थ की बात किया जाए तो मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटामोस का मतलब होता है नदी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं नदी के बीच की बात हो रही है। तो दो प्रकार की नदियां थी, एक इस तरीके से गई थी, एक इस तरीके से गई थी। एक का नाम था दजला और दूसरे का नाम था फरात। क्या नाम था? फरात। तो आप समझिए ये दजला नदी है, ये फरात नदी है, और यहाँ पे जो जगह है, इस जगह पे जो बसा हुआ जो है ना एरिया था, ठीक है, स्थान था, उसी को हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि मेसोपोटामिया, बेबीलोन और इस तरीके की चीजें आगे हम मैप के द्वारा और अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन आपको आई होप सो आपके समझ में आया होगा, क्योंकि यही आता है 2 नंबर में। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ बताइए। तो मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटामोस। मेसोस का मतलब होता है मध्य, पोटामोस का मतलब होता है नदी, यानी कि दो नदियों के बीच की बात हो रही है। दो नदियों के बीच में फला फुला ये जो शहर है, इसी को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे समझते हैं कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या। अभी जो हमने वहां पे पढ़ा है ना, जो हमने डिवाइड करके पढ़ा है, उसी को यहाँ पे थ्योरी करके लिखा गया। तो आप चाहे तो वैसे एक्सप्लेन कर दो, चाहे तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर दो, आपको 2 नंबर मिलना ही। देखिए क्या लिखा है, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस, और मेसोस का अर्थ क्या होता है? मध्य, और पोटामोस का मतलब होता है नदी, से मिलकर बना हुआ है, इसलिए मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ दो नदियों के बीच का भाग, या फिर हम बोल सकते हैं देश। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ जो धरती थी, क्योंकि यहाँ पे फसल अच्छी खासी होती थी, इसलिए कहा जाता है दजला और फरात के नदियों के बीच का जो भाग है, जो देश है, इसी को हम कहते थे मेसोपोटामिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ही लाइक की वजह से ज्यादा बच्चों के पास प्रमोट होती है वीडियो। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, इस मैप के द्वारा समझते हैं। मैप आप जैसा कि देख सकते हो, ये हो गया भारत। ठीक है, भारत। अगर आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आ गया पाकिस्तान, फिर उसके बाद आ गया अफगानिस्तान, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पे देखेंगे ये जो जगह है, इसी को कहते हैं इराक, और इराक में ही मेसोपोटामिया है, या आप यूं कहो कि पहले
मेसोपोटामिया कहा जाता था, फिर इसको इराक कहा जाने लगा, ऐसा आप कह सकते हैं। तो देखिए ये जो नदी है, एक दजला नदी है, एक फरात नदी है, और यहीं पे जो शहर बसे हुए जैसे बेबीलोन हो गया, उरुक हो गया, उर हो गया, मारी हो गया, इस प्रकार के जो जगह है ये यहाँ पे एक प्रकार के शहरी केंद्र थे, ठीक है, ये नगर थे, ठीक है, इस तरीके की चीजें। अब मैं आपको यही अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, इसको ना मैं थोड़ा सा जूम करके आपको चीजें समझा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे जगह, चलो यही समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पूरा का पूरा ना मेसोपोटामिया, ऐसे करके समझो, इस पूरा का पूरा मेसोपोटामिया, इसे कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ। अब आप समझिए जो पूरब का एरिया था ना, ये पूरब के एरिया पर पर्वत श्रृंखलाएं थी। पर्वत श्रृंखला समझते हो क्या होता है? जहाँ पे पर्वत होते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे, आप जब शिमला गए होगे घूमने के लिए तो आप देखो बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं और उसी पे पहाड़ होते हैं, उसी पे पेड़ होते हैं, है ना, जो उसको पकड़ के रखते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। इस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं पूरब के साइड में। अगर मैं बात करूं उत्तर के साइड में, उत्तर के साइड में स्टेपी घास के मैदान है। कौन से? स्टेपी घास के मैदान। क्या होते हैं? आप घाटियां समझो एक तरीके से, इस तरीके से स्टेपी घास घाटियां हैं जहां पर खेती बाड़ी उतनी ज्यादा नहीं होती है लेकिन पशुपालन होता है। क्या होता है? पशुपालन होता है। तो ये पशुपालन के लिए फेमस था। यहाँ पे अगर मैं बात करूं वेस्ट की बात करूं, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये रेगिस्तानी एरिया था। क्या एरिया था? रेगिस्तानी। और इस साइड जो था ना, ये वाला जो एरिया था, इस साइड में खेती अच्छी हो पाती थी, इसलिए इसको उपजाऊ भूमि के वजह से जाना जाता था। तो इस प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, ये एरिया मैंने आपको बता दिया, ये रेगिस्तानी इलाका था, ठीक है रेगिस्तानी इलाका था। और ये वाला हो गया उपजाऊ भूमि, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया यहाँ पे होता था पशुपालन, और यहीं पे था स्टेपी घास के मैदान। और ये वाला जो था ये था पर्वत श्रृंखला। क्या था? पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इस प्रकार की चीजें थी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार का बनावट था जो कि आगे हम पढ़ते रहेंगे और भी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। यहाँ तक आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला जो टॉपिक आता है मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है। मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? अभी हमने बात किया मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच का जमीन। ये दो नदियां कौन सी थी? दजला नदी थी जिसको टिग्रिस कहा जाता था, ये दूसरी जो थी जिसको कहा जाता फरात नदी, ठीक है, यानी कि इफ्रेट्स करके कहा जाता था। ये जो क्षेत्र है आज के इराक देश में आता है। कौन से देश में आता है? इराक देश में आता है, ठीक है। तो 3 स्लाइडों पे हमने सिर्फ और सिर्फ मेसोपोटामिया के बारे में बात की है। छोटा छोटा डेफिनेशन हमने रखा है ताकि आपके दिमाग में एंटर हो सके। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं मेसोपोटामिया के बारे में जानकारियां, ठीक है। जानकारियों में हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी ना, ये मेसोपोटामिया से हुई थी। ये बात पता है आपको? चलिए, शहरी जीवन की शुरुआत देखिए, दुनिया में सबसे पहले शहरों की जो शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी, इसलिए इस चैप्टर का नाम है शहरी जीवन, ठीक है, लेखन कला और शहरी जीवन। आगे लोग यहाँ मिलकर रहते थे। मिलकर रहने का मतलब क्या हुआ? आपस में जुड़े हुए थे। कैसे जुड़े हुए थे? लेन देन के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टीच करता हूँ ना, पढ़ाता हूँ, तो मेरे से कौन जुड़ा है? मेरे से स्टूडेंट जुड़े हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं किसी से कोई सामान खरीदता हूं तो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, तो सब कनेक्टेड है। तो ऐसे ही समझो कि यहाँ पे जितने भी लोग थे ये मिलजुल के रहते थे और एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ठीक है। व्यापार किया करते थे और कानूनों के अनुसार जीवन जीते थे, मतलब नियम के अनुसार ये जीवन जिया करते थे, ठीक है। कैसे? नियम के अनुसार। आगे बात करते हैं पुरातात्विक खोज। यहाँ पे जब पुरातात्विक खोज है, पुरातात्विक का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ आपको। पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी वस्तुएं। कौन सी? पुरानी वस्तुएं। और पुरातात्विक जो होते हैं वो व्यक्ति होते हैं जो उन चीजों की खोजते हैं, ठीक है। उन चीजों को खोजने वाले व्यक्ति को पुरातात्विक कहा जाता है।
ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, मेसोपोटामिया में खुदाई जब करवाई गई तो पुरातात्विक जो खोज हुए इसकी जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी, 1840 में। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। कितने नंबर के क्वेश्चन में आता है? 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि मेसोपोटामिया की खुदाई कब करवाई गई या कब से की गई, तो 1840 से की गई थी। ठीक है, कि दशक में हुई थी। ठीक है, मतलब एक ड्यूरेशन आप ये एक्यूरेट मत समझना कि उसी डेट से की गई थी, क्योंकि दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी कि 1840 से लेकर 1850 के बीच की बात हो रही है, क्योंकि खुदाई एक दिन में तो होती नहीं, इस सिलसिला चलता रहता है। तो इसी वजह से 1840 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। खुदाई में वहां के मंदिर मिले थे, वहां पे महल मिले थे, वहां की मूर्तियां मिली थी, ईंटों पर लिखी गई चीजें मिली थी। यहाँ पर इस तरीके से चीजें लिखी गई थी। ठीक है, ऐसी भी चीजें मिलती है। आज के डेट में जैसे ईंट मिलता है ना, उस पर कुछ ना कुछ सिंबल बना रहता है, किसी का नाम लिखा रहता है। ठीक है, कुछ और चीजें बनी रहती हैं। तो ऐसे ही समझो कि इस पे भी चीजें देखने को मिली। बाकी वहां पे मूर्तियां देखने को मिले, वहां पे घर देखने को मिले, इमारतें मिली, इन सभी चीजों की चीजें वहां पे देखने को मिली। और आगे बात कर लेते हैं, लेखन प्रणाली और साहित्य की बात करें, यानी कि जो उन्होंने जो जो चीज वहां पे लिखे थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ के लोग किलाक्षर या किलाक्षर बोल लो या किलाकार बोल लो, क्या बोल लो, किलाकार। क्या होता है किलाकार? किलाकार का मतलब होता है कील के द्वारा चीजें जो लिखी जाती हैं। पहले क्या करते थे ये लोग, समझो, मिट्टी को गूंद लेते थे, गूंदने के बाद उसका एक एक समझो कि एक पटरी टाइप में बना लेते थे। ठीक है, एक पेपर टाइप में बना लो, इतना मोटा मान लेते वैसा बना लेते थे। उसके बाद सरकंडे की बांस लेते थे, उसको नुकीला कर लेते थे इस पेन की तरह, और उस तरीके से लिखा करते थे। ठीक है, लिखते थे, लिखने के बाद अब वो गीली मिट्टी है तो उस पर लिखेंगे तो लिखाएगा, और उसके बाद उसको सुखा लेते थे। सुखाने के बाद उसको पका दिया जाता था। ठीक है, वो मजबूत हो जाता था और इस तरीके की चीजें स्टार्ट हो जाती थी। यानी कि पहले के समय में अगर देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत कॉपियों का आविष्कार कर दिया गया था, ऐसा नहीं हुआ था ना। तो आप यही चीज समझिए कि इस प्रकार की चीजें थी। ठीक है, कि किलाकार लिपि इसी को कहते हैं, कील से लिखा जाता था या नुकीली चीज से लिखा जाता था। तो यहाँ के लोग किलाक्षर नाम की लिपि में मिट्टी की तख्तियों पर लिखा करते थे। तख्तियों का मतलब वही समझो कि आप अभी एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास एक वो रहेगा, कार्डबोर्ड रहेगा ना। ठीक है, तो वही चीज समझो कि तख्तियां ऐसे ही होती थी। उनका साहित्य, धर्म, गणित, खगोल शास्त्र में बहुत ही ज्यादा उन्नत थे, यानी कि किन किन चीजों में प्रांगत थे। पहला साहित्य लिखते थे, धर्म लिखा करते थे, गणित के बारे में चीजें लिखा करते थे। अच्छा, कहा जाता है ना कि ये जो हमने 360 डिग्री हम समझते हैं, इसके अलावा साल को हम महीनों में डिवाइड करते हैं, महीनों को हम हफ्तों में डिवाइड करते हैं, एक हफ्ते को हम दिन में डिवाइड करते हैं, एक दिन को हम 24 घंटे में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक घंटे को हम 60 मिनट में डिवाइड करते हैं। ये सब जो चीजें हैं ना, उसी समय पे आविष्कार कर दी गई थी, उसी समय से सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए, गणित के लिए, खगोल शास्त्र के लिए, मतलब वही कि खगोल विद्या, आप समझो कि ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, कितने प्लैनेट हैं, किस तरीके की क्या चीजें, वो सब चीजों में इनका काफी उन्नत था। इनकी लेखन प्रणाली पूर्वी भूमध्य सागरीय, सीरिया, तुर्की, मिस्र तक फैलती गई। मतलब समझो कि ये मेसोपोटामिया है तो आसपास के जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर भी धीरे धीरे सारी चीजें फैलने शुरू हो गई। देखिए समय, यहाँ पे क्षेत्र का नाम लिखा है, यहाँ पे जानकारियां लिखा हुआ है। क्या है, प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो सुमेर तथा अक्कद नाम का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, जो कि मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग हुआ करता था। लेकिन आगे चल के 2000 ईसा पूर्व के बाद वहां पे क्या आ गया, बेबीलोनिया कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, बेबीलोनिया। स्टार्टिंग में मैंने मार्क करके दिखाया था ना बेबीलोनिया, तो स्टार्टिंग में सुमेर तथा अक्कद कहा जाता था, इसके बाद इसको 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोनिया कहा जाने लगा, और अब इस भाग को यही नाम दिया गया था। ठीक है, आगे चल के 1100 ईसा पूर्व के बाद असीरियाइयों ने इस पे आधिपत्य किया। कहां पर, उत्तर के साइड में आधिपत्य स्थापित किया, और वहां पे एक नए राज्य की स्थापना की जिसको कहा गया असीरिया। क्या कहा गया, असीरिया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। स्टार्टिंग में वहां पे सुमेर अक्कद था, फिर उसके बाद बेबीलोन हुआ, फिर उसके बाद उत्तर में एक नया साम्राज्य आया, असीरियाइयों ने उस पर कब्जा कर लिया, इसलिए इसको असीरिया कहा जाने लगा। ठीक है, उत्तर का साइड जो मैंने आपको बताया ना, स्टेपी घास के मैदान थे, उस तरीके से उस साइड। आगे समझते हैं, अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्या मेसोपोटामिया की खास बातें कौन कौन सी है। तो खास बातें देखिए भाई, सबसे पहला
इसका जो अर्थ है ऑलरेडी हमें पता है, दजला फरात नदी के बीच की बात हो रही है। प्राचीनतम सभ्यता की बात किया जाए तो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। शहरी जीवन की बात किया जाए तो यहीं से सारी चीजें शुरू की गई थी। लेखन प्रणाली की बात किया जाए तो किलाक्षर लिपि, यानी कि इसको क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है या फिर किलाकार लिपि भी कहा जाता है। साहित्यिक और ज्ञान की बात किया जाए तो यहाँ पे साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, धर्म, ये सब चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उन्नत था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने इमेज इसलिए लगाया ताकि आपके दिमाग में एक है ना इमेज क्रिएट हो पाए। ठीक है, आगे व्यवस्थित शासन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चाहे कानून की बात किया जाए, चाहे कर व्यवस्था की बात किया जाए, राजा के अधीन प्रशासन अच्छी चलती थी, यानी कि वहां पे राजा का शासन था और राजा के अधीन सारी चीजें थी, चाहे वो कर व्यवस्था हो गई, चाहे कानून की व्यवस्था हो गई, सारी चीज बहुत ही अच्छे से चलती थी। और यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज लगाया है पहिए का आविष्कार, क्या पहिए का आविष्कार, जो कि आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, मंदिर और महल की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे, जो कि मंदिरों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कितने बड़े बड़े मंदिर थे। भाई साहब समझो कि लमसम 5-5 साल लग जाते थे मंदिरों के निर्माण में। ठीक है, ऐसा वहां पे बड़े बड़े महल बनवाए जाते थे। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो लोग वहां पे खेती करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, कारीगरी करते थे, ये सब चीज वहां पे क्या करते थे। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में किन किन चीजों की कमी थी और वो क्या क्या चीज दूसरे देशों से खरीदते थे और क्या चीज यहाँ से बेचते थे, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, आगे पहिया तथा गणना प्रणाली, इसमें देखा जाए दुनिया का पहला जो पहिया है इन्होंने आविष्कार किया। यहाँ पे घंटा मिनट की गणना हो गया, कैलेंडर, यहीं से चीजें शुरुआत की गई। ठीक है, संपर्क तथा प्रसार मतलब क्या हुआ, इनका जो ज्ञान है, इनकी जो लिपि है, ये मिस्र तक फैली गई, सीरिया, तुर्की, आसपास के देशों में धीरे धीरे क्या हो गई, धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला जो अपने पास टॉपिक आता है क्या, मेसोपोटामिया की भाषा, भाषाओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले वहां पे कौन सी भाषा थी, सुमेरियन भाषा थी। कौन सी भाषा थी भाई, सुमेरियन भाषा थी। इसी को कहते हैं फर्स्ट नोन लैंग्वेज, मतलब सबसे पहली जो भाषा जो ज्ञात वहां पे भाषा थी, ठीक है, वो सुमेरियन भाषा थी। आगे उसके बाद क्या आई, अक्कदी भाषा आई। ठीक है, कब आई, 2400 BC में आई, यानी कि 2400 ईसा पूर्व में आई, है ना, 2400 ईसा पूर्व में आई। आगे इसके अलावा अरामाइक भाषा आई, इसके बाद अरामाइक भाषा आई, कब आई, 1400 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। इसके बाद कौन से, अरामाइक भाषा के बाद वहां पे हिब्रू भाषा आई और आज भी देखा जाए तो वहां पे हिब्रू भाषा बोली जाती है। तो क्या लिखा है, अरामाइक भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से यहाँ पे बोली जाने लगी और यह आज इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। ठीक है, और आपको ये एज एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाने के लिए आप ये दे सकते हो कि इस तरीके से मार्क किया जाता, इस तरीके की चीजें उस समय लिखी जाती थी। ठीक है, और आज की डेट में तो आप लोग को बताया प्रिंट आउट वाली चीजें हैं, लिखो। अब ये जो चीजें हैं अगर आपको चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा, डिजिटली मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, आप जहां जाओ वहां आपसे फोटोकॉपी करा लो, है ना। तो ऐसी चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और आप लोग मुझे बताइए कि स्कूल में कौन कौन से चैप्टर, आई थिंक तो अभी तो आप लोग का 11th क्लास स्टार्ट हो गया होगा या फिर होने ही वाला होगा, तो अभी स्टार्टिंग से सारी चीजें लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकास स्टडी पॉइंट का ऐप एप्लीकेशन भी है, ठीक है, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी हम पढ़ाते हैं। तो यूट्यूब चैनल के लिए मैं लाइव शेड्यूल बना रहा हूँ। ठीक है, लाइव शेड्यूल हम करेंगे जुलाई से। ठीक है, जुलाई से लाइव शेड्यूल में हम पढ़ेंगे। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, इस टाइम पे मैं लाइव आऊंगा, उसी टाइम पे आपको आना है और उसी टाइम पे सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, एप्लीकेशन पे भी लाइव रहूंगा, यूट्यूब पे भी लाइव रहूंगा। एप्लीकेशन वाले बच्चों को फैसिलिटी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, जैसे वहाँ पे नोट्स आपको मिलेगा, डाउट क्लासेस देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ठीक है, पिछले साल का पेपर का सॉल्व करवाया जाएगा, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, और यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं उनको ये सारी सुविधाएं किस तरीके से दी जाएगी, इससे बेटर ये है कि आप लोग सीधा एप्लीकेशन पे आइए, उसको डाउनलोड कीजिए, कोर्स में इन्वॉल्व होइए। बहुत ही देखिए यूट्यूब पे आपको एड्स देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे ऐप पे कोई एड्स नहीं देखने को मिलेगा। तो एक छोटा सा कोर्स का प्राइस है, वो पे कीजिए, और नहीं करना है तो आप एटलीस्ट हमसे बात कीजिए, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हम कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समय के हिसाब से।
ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे भैया मेरा देख लो नहीं, देखो जितना हम हो पाएगा उतना हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आप लोग को पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मेरा इस बार का जो टारगेट है कि एटलीस्ट कम से कम 100 बच्चे ऐसे हों, 100 बच्चे ऐसे हों जिनको 90 अबव एक एक सब्जेक्टों में आए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल के जो बच्चे थे उनको 100 आउट ऑफ 100 भी मिले, 100 आउट ऑफ 99 भी मिले। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं अपने एक एक बैच से इतने इतने बच्चों को निकालूं। तो आप कोर्स में जरूर इन्वॉल्व होइएगा, सारी चीज को हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे, मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के मुख्य स्रोत, यानी कि मेसोपोटामिया के बारे में जो चीजें हमें पता लगी वो किस तरीके से पता लगी, क्या ऐसी चीजें वहां से हमें देखने को मिली है जिसकी वजह से हम मेसोपोटामिया के बारे में हम समझे। तो सबसे पहले वहां पे मिट्टी की पट्टिकाएं देखने को मिली, मतलब क्ले देखने को मिला। आप देख लो इस तरीके की चीजें देखने को मिली, तो इससे हमें ये समझ में आई, उनकी भाषा समझ में आई, क्या लिखते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत चीज समझ में आई, किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते हैं ये चीजें समझ में आई, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन पर किलाकार लिपि में लिखा गया था, व्यापार, कानून, धर्म, जीवन शैली इत्यादि की जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पे आता है सिलेंडर मुहरे। सिलेंडर मुहरे को हम लोग कहते हैं, सिलेंडर समझते हो ना, क्या सिलेंडर होता है, वो गोल होता है, बेलनाकार होता है। तो समझो ऐसा एक जो मुहर था, स्टम्प था, बेलनाकार था, इसको ना ऐसे रखकर ऐसे चला दिया जाता था। जब ये इस तरीके से चलता था ना तो इस पे जो बना हुआ निशान है ये छूट जाता था, और जब ये छूटता था तो समझो कि ये जैसे स्टैंप लगता है ना, ऐसे ये भी लग जाता था। तो ये बेलनाकार मुहरे व्यापारिक दस्तावेज के लिए काम आती थी। इसमें व्यापारिक जो लोग हैं वो लेन देन करते थे, संपत्ति की पहचान, इन सभी चीजों से पहचान की जाती थी, ठीक है, बेलनाकार सिलेंडर से। आगे समझते हैं पुरातात्विक अवशेषों से क्या पता लगता है। तो उसमें जैसे भवन आ गया, मंदिर आ गया जिसको जुगरात कहा जाता था, मूर्तियां आ गई, औजार आ गया, बर्तन हो गया, ये सारी चीजें अवशेष के रूप में देखने को मिली। अवशेष का मतलब क्या होता है, बची खुची जो चीजें होती है उसको कहा जाता है अवशेष, ठीक है। ये जीवन शैलियां सांस्कृतिक और तकनीकी की जानकारी देती है, सांस्कृतिक और तकनीकी की जानकारी देती है कि किस प्रकार से वहां पे भावना का निर्माण होता था, किस हिसाब से वहां पे मंदिर बनाए जाते थे, क्या कलाकारी की जाती थी, किस प्रकार की चीजें थी, इनसे चीजों का पता लगता है। शिलालेख की बात करें जिसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, तो देखिए इस प्रकार की चीजें जो मिली वो कैसी मिली, किस रूप में मिली, क्या तांबे पे लिखा जाता था, क्या मिट्टी पे लिखा जाता था, क्या पत्थर पे लिखा जाता था, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देखने को मिले। क्या लिखा है, पत्थरों और भवनों पर खुले हुए जो लेख देखने को मिले, शासकों तथा युद्धों तथा धार्मिक मान्यताओं का जो ज्ञान है इन चीजों से प्राप्त होता था। क्योंकि जो राजा महाराजा जब कहीं लड़ते थे तो लड़ने के बाद जब आते थे तो उनके बारे में चीजें लिखी जाती थी कि इस हिसाब से इन्होंने सामने वाले को हराया और अपनी वीरता का परचम लहराया, ये इस तरीके से शासक हैं, इस प्रकार की चीजें लिखी जाती थी, ठीक है। आगे, पुराने नगरों के खंडहर, अब खंडहर भी देखने को मिले, ठीक है। क्या लिखा है, उरुक जैसे प्राचीन नगरों के अवशेष देखने को मिले हैं जो कि शहरी जीवन और नगर नियोजन की जानकारी देते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर प्लान। देखो नगर नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग के साथ चीजें बनाना। आपका घर बनता है तो प्लानिंग के साथ, यहाँ पे भाई घर रहे, यहाँ पे बेडरूम रहेगा, यहाँ पे किचन रहेगा, यहाँ पे डाइनिंग एरिया रहेगी, यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम रहेगा, ये अपना हॉल रहेगा, है ना, ये स्टडी रूम रहेगा, ऐसे करके बनाते हैं ना। तो ऐसे जब नगरों का निर्माण किया जाता है तो नियोजन पद्धति के हिसाब से किया जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ, कहीं शहर में देखो कहीं प्लॉटिंग अगर हो रही होगी तो सबसे पहले सड़कों का निर्माण किया जाता है, फिर साइड साइड में प्लॉटें काटी जाती हैं, तो इस प्रकार की चीजें। तो ऐसी ही चीजें वहां से भी जानकारी देखने को मिलती है कि क्या वहां पे नगर नियोजन था कि नहीं था। आगे हम ये पढ़ेंगे कि जो उर जगह था, जो वो मारी जो जगह था, वहां पे नगर नियोजन पद्धति का थोड़ा अभाव देखने को मिला है क्योंकि उस तरीके की चीजें वहां पर नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, मेसोपोटामिया और उसके भूगोल के बारे में बात करें, ज्योग्राफिकल चीजों की बात कर लेते हैं। तो देखिए मेसोपोटामिया का अर्थ ये तो देखो हर चीज में आप लिख सकते हो, ठीक है। दजला और फरात नदियों के बीच में था, जो कि भौगोलिक स्थिति में आता है। आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई एक साइड दजला नदी बहती थी और एक साइड फरात नदी बहती थी, ठीक है। आगे इसके मुख्य क्षेत्र जो हो गए, जैसे दक्षिणी भाग को पहले सुमेर कहा जाता था, फिर अक्कद कहा जाता था, और आगे चल के इसी को बेबीलोनिया कहा गया। अब इसी चीज को याद रखना, पहले सुमेर फिर अक्कद कहा गया, फिर इसको बेबीलोनिया कहा गया। उत्तरी भाग पर असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए इसको असीरिया कहा जाने लगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रसिद्ध नगर कौन कौन से थे यहाँ पे, तो उरुक, उर, मारी, ये सब प्रसिद्ध नगर थे। तो उस सभ्यता में नगरों का जो निर्माण है 3000 ईसा पूर्व में कर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे उर, उरुक, जो मारी थे, ये सब प्रसिद्ध नगरों में से एक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है
अगला पूर्वोत्तर भाग, मैंने बताया पूर्वोत्तर का जो एरिया है, ठीक है, पूरब का एरिया, अभी जैसे ऐसे करके बताया था ना, पूरब का एरिया, पर्वत श्रृंखला, ऐसे करके यही चीज समझो। यहाँ ऊंचे नीचे मैदान है जो कि धीरे धीरे पहाड़ों की ओर फैलते हैं। यहाँ हरे भरे पेड़, झरने, जंगली फूल इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में खेती करनी शुरू कर दी गई थी। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिली है, ठीक है। आगे उत्तरी क्षेत्र की बात किया जाए, ऊपर के एरिया की बात किया जाए, तो देखिए यहाँ की जमीनें ऊंची हैं, स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पे पशुपालन अच्छी खासी हो पाती है क्योंकि भेड़ बकरी इत्यादि चीजों को ये पालते हैं। खेती ज्यादा फायदेमंद था, मतलब क्या है कि खेतों से ज्यादा फायदेमंद था। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेपी क्षेत्र में खेती अच्छी खासी नहीं हो पाती थी, तो खेती से ज्यादा यहाँ पर पशुपालन जो था ना, ये ज्यादा फायदेमंद था, ज्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे स्टेपी क्षेत्रों में लेके जाते थे, अपने भेड़ बकरी को चराते थे, और भेड़ बकरियां चर के आती थी, दूध देती थी, मांस इत्यादि चीजों को इससे लाभ किया करते थे, ठीक है। आगे दक्षिणी भाग को अगर मैं बात करूं, जो रेगिस्तानी इलाका था, तो यह एक रेगिस्तानी जैसा इलाका था, लेकिन यहीं से शहरी तथा लेखन जीवन की शुरुआत हुई थी। फरात और दरिया नदी पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लाकर इस क्षेत्र को खेती के लिए उपजाऊ बनाती थी, और यहाँ की जमीनी बहुत ज्यादा उपजाऊ होने लगी। जो इस साइड वाला एरिया था रेगिस्तानी इलाका, और ये जो दक्षिण का इलाका है, इधर से जब पानी बह के आता था तो अपने साथ मिट्टी वगैरह लेके आती थी, रेतीली मिट्टी, और इसकी वजह से ये जो भूमि है ये उपजाऊ हो जाती थी, अच्छी खासी हो जाती थी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, आई होप सो, ठीक है। रेगिस्तानी इलाका हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्या लिखा है, खेती और पशुपालन। देखिए भाई, खेती और पशुपालन अच्छी होती थी क्योंकि यहाँ पे अनाज को उगाया जाता था। भेड़ बकरी हो गई, स्टेपी घास के मैदान हो गए, पहाड़ी और पहाड़ियों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में इत्यादि पाली जाती थी। जो भेड़ बकरी स्टेपी घास के मैदान में, सब सारी चीजें पाली जाती थी, जिसकी वजह से उनको दूध मिलता था, मांस मिलता था, ऊन मिलता था, ये सारी चीजें मिलती थी। आगे अन्य संसाधनों की अगर मैं बात करूं, अन्य संसाधनों की बात करूं, तो देखिए नदियों में मछली इत्यादि मिलता था, क्योंकि भाई नदी है तो मछली तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। इसके साथ साथ गर्मियों में खजूर के पेड़ बहुत ज्यादा फल देते थे, खजूर के पेड़। अब मैं आपको यहीं पे दो चीज बता दूं कि वहां पर नाव बनाने के लिए, पहिए बनाने के लिए लकड़ी अच्छी खासी नहीं थी, तो वो इन चीजों को दूसरे देश से मंगवाते थे। और इनके पास जो होता था, जैसे खजूर हो गया, जैसे मछलियां हो गई, जैसे दूध, मांस, ऊन, और इसके अलावा अनाज हो गया, इन सभी चीजों पे सेल किया करते थे, देते थे, दूसरों को बेचते थे, ठीक है। और जो इनके पास नहीं होता था उनको ये खरीद लिया करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें थी। अब यहां पर एक मेन चीज की बात आती है, क्या, मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व। अब देखने में लग रहा है कि भैया आपने तो बहुत सारी चीजें लिख दी, अरे जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, वही सारी चीजें हैं। आप पढ़ोगे तो इसको मैं 1 मिनट भी नहीं लगाएगा समझाने में, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है भाई, चलो देख लेते हैं भाई, क्या लिखा है। पहले शहरों की शुरुआत, अभी हमने बात किया, और उरुकमारी जैसे नए नए जो शहर, मतलब उस समय के जो शहर है, जो कि बहुत पुराने भी थे और पहले नगरों में से आते थे। आगे व्यवस्थित जीवन की बात किया जाए तो वहां पे पक्के घर थे, सड़कें थी, जल निकासी व्यवस्थाएं थी, ये सब अच्छी खासी थी। व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात किया है तो शहरी व्यापार हो गया, खेती हो गया, दस्तकारी के केंद्र थे, मतलब वहीं पे सारा लेन देन, ये सब सारी चीजें थी। जैसे एक जगह होता है ना जहाँ पे दस्तावेजों की सारी चीजें होती है, तो वो चीज, ठीक है, कचहरी जिसको कहा करते हैं। प्रशासन तथा शासन देखा जाए तो राजा के हाथ में होता था, पुजारियों के हाथों में नगरों का प्रशासन चलता था, ठीक है। धार्मिक केंद्रों की अगर मैं बात करूं तो वहां पे देखो मंदिर बड़े बड़े बनाए जाते थे, पूजा स्थल होते थे, सत्ता का एक केंद्र हुआ करते थे। लेकिन कला की शुरुआत भी यही से हुई, जैसे लिपियों के माध्यम से, किलाक्षर लिपियों के माध्यम से। चाहे व्यापार की बात करें, कानून की बात करें, धर्म की बात करें, इन सभी चीजों को लिखा जाता था। नौकरी और वर्ग व्यवस्था की बात करें तो किसानी करना, व्यापार हो गए, सैनिक हो गए, पुजारी हो गए, ये अलग अलग कामों में बंटवारा किया जाता था कि भाई देखो तुम्हारा काम है किसानी करना, तुम्हारा काम है व्यापार, तुम्हारा काम है सैनिक के तौर पे काम करना, तुम्हारा काम है पुजारी बनना। इस प्रकार की चीजें थी, चीजों की कैटेगराइजेशन कर दिए थे। आगे ज्ञान और संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो चाहे गणित की बात करें, खगोल शास्त्र की बात करें, साहित्य की बात करें, चाहे कानून की बात करें, इन सभी नगरों में हुई थी, यहीं से सारी चीजों की शुरुआत की गई थी। तो देखो बहुत ही इजीली हमें समझ में आ गया कि मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व, क्योंकि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब का सब जो है शहरों में ही संभव होता है, और शहरों में ही सारी चीजें होती हैं बहुत ही इजीली। हालांकि गांव में भी होता है, लेकिन अभी मेसोपोटामिया के बारे में बात करें तो जो शहर था तो उसी के हिसाब से सारी चीजें कर रहे हैं। आगे देखिए, शहरों में मालों की आवाजाही, मालों की आवाजाही अभी मैंने बताया कि
सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करते थे, यानी कि सेल करते थे, व्यापार करते थे। तो किसका करते थे? जो इनके पास नहीं होता था उसका व्यापार करते थे, और जो इनके पास नहीं होता था वो खरीदते थे, जो इनके पास होता था, ठीक है, उसको बेचते थे। तो इस तरीके से आयात और निर्यात किया करते थे। तो देखिए, सबसे पहले खनिज संसाधनों की कमी। मैं बताना चाहूंगा कि मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों की कमी थी। जैसे मेसोपोटामिया में पत्थर, धातु, खनिज बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिले हैं। जैसे वहाँ पे धातु वो जैसी चीजें, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब भी चीजें वहाँ पे कम देखने को मिली हैं। दक्षिण में अगर बात करें तो निर्माण सामग्री का अभाव, जैसे वहाँ पे औजार को बनाने का अभाव, मोहरे बनाने का औजार, आभूषण हो गया, बर्तन बनाने के लिए जरूरत जो पत्थर होते थे, जो धातुएं थी, ये सब चीज उपलब्ध नहीं थी। तो बस ये इन सभी चीजों को खरीदते थे। लकड़ियों की गुणवत्ता खराब थी। मैंने बताया पहिया बनाने के लिए वहां पे और भी नाव तैयार करने के लिए वहां पे लकड़ी अच्छे नहीं थे, तो ये खरीदते थे। तो क्या लिखा है, वहां की जो लकड़ी थी, जैसे खजूर, पोपलार के जो पेड़ हो गए, ये गाड़ी और पहिए और नाव बनाने के लिए अच्छी नहीं हुआ करती थी, इसलिए इन चीजों को ये खरीदते थे, मतलब आयात करते थे। धातुओं की कमी थी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सिप्पी, इन सभी चीजों को अभाव थी, तो ये इन चीजों को भी खरीदते थे। आयात की आवश्यकता, ये सारी चीजें मेसोपोटामिया वाले तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से मंगवाते थे। ठीक है, अब देखिए बदले में क्या करते थे, निर्यात में कृषि का उत्पादन। क्या हुआ, मतलब कि बदले में ये क्या करते थे, ये सारी चीजें मंगाते थे और बदले में वहां पे कपड़ा भेजते थे, क्योंकि ऊन अच्छा खासा होता था इनके पास। अनाज जैसे कृषि उत्पादन बड़ी मात्रा में उन देशों में ये भेज दिया करते थे। व्यापार के लिए मार्ग से माल ले आने के लिए वहां पे नौकाएं, इट मीन्स नावें होती थी, गाड़ियां, ठीक है, रास्तों का उपयोग इत्यादि किया जाता था। और नदी मार्ग का भी उपयोग किया जाता था, क्योंकि दूर के देशों से संपर्क अगर हमें बनाना है, उस समय जहाज तो चलते नहीं थे, तो किसके द्वारा, नाव के द्वारा। ठीक है, तो दजला और फरात नदी व्यापारिक मार्ग के रूप में, सहायक रूप में थे, क्योंकि यहीं से सारी चीजों का, है ना, सारी चीजों को एक देश से दूसरे देशों में लेके जाया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें। तो हमें दो चीजें देखो समझ में आ गई बहुत इजीली, मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व, और दूसरा हमें समझ में आ गया शहरों में मालों की क्या हो गई, आवाजाही। समझ में आ रही बात है? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। यहीं पे बात करेंगे लेखन कला की। ठीक है, लेखन कला की अगर मैं बात करूं तो देखिए, लेखन कला कुछ इस तरीके की थी, और मैंने अलग अलग स्लाइडों में अलग अलग चीजें मैंने लगाई है, ताकि आपको चीजें और इजीली दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो मिट्टी की तख्तियां होती थी, नुकीली चीज से लिख दी जाती थी, और वही एज अ लेखन कला के रूप में देखे जाते थे। लेखन कला का आविष्कारक देखा जाए, मेसोपोटामिया के लोग दुनिया में सबसे पहले लेखन कला के आविष्कारक माने जाते हैं। प्राचीन पट्टिकाओं की बात करें, यहाँ से लोग पहली मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं, देखिए, जो कि लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एक नंबर में और आता है कि मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका मिली वो कितनी पुरानी है, तो 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। चित्रलिपि की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो देखिए, शुरुआत में लोग चित्र बनाकर अपने विचारों को प्रकट करते थे, लेकिन चित्र बनाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए आगे चल के किलाकार लिपि का प्रयोग किया गया। तो क्या लिखा है, किलाकार लिपि का विकास। चित्र बनाना कठिन होने के कारण लगभग 3000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व में उन्होंने किलाकार चिन्ह, ठीक है, का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी कि स्टार्टिंग में वो चित्र बनाते थे, चित्र बनाना इतना आसान नहीं होता था, तो इसलिए आगे चल के इन्होंने किलाकार लिपि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि कैसे लिखते थे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि नरकट या बांस की कलम से गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा जाता था, और उन्हें सुखाकर आग में पका लिया जाता था, जिसकी वजह से वो सुरक्षित हो जाते थे। अब जैसे ईंट को पका लिया जाता है तो वो क्या होता है, वो लंबे समय तक रहता है ना, ऐसे। किलाकार लिपि का अर्थ क्या होता है, किलाकार दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जिसको हम क्यूनियस कहते हैं, जिसका मतलब होता है खूंटी या कील। दूसरा है फॉर्मा, जिसको हम कहते हैं आकार, यानी कि खूंटी या कील का आकार। ये जो चीजें लिखी गई हैं खूंटी या कील के आकार से ही तो लिखी गई हैं, जो चीजें यहाँ पे बनाई गई हैं, ये क्या है, ये इन मार्क करके ये सारी चीजें बनाई गई है ना, ये सारी चीजें, इसलिए इसे कील के आकार की लिपि भी कहा जाता है। इतिहास का स्रोत क्या है, इन मिट्टी की पट्टिकाओं से मेसोपोटामिया की सभ्यता, जीवन, कानून और धर्म की जानकारी देखने को मिलता है। ये इतिहास के सबसे प्राचीन लिखित दस्तावेजों में से एक देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले पुरानी सभ्यता भी है और वहां पे ये सारी चीजें हैं। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही
मेहनत के साथ इस पीपीटी को मैंने तैयार किया, जितना इजी हो सकता है उतना इजी बनाने की कोशिश मैंने किया है। और किसी भी वर्ड में अगर आप कंफ्यूज हो ना, तो इतना है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं एक बार ना आप लोग को रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो मेरा मेन मतलब ये है कि आपको अच्छे से करवाना। तो देखिए, सबसे पहले मेसोपोटामिया का हमने अर्थ समझ लिया, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। मेसोपोटामोस मध्य और नदी। आगे हमने मेसोपोटामिया का अर्थ वही चीज मैंने बात किया। फिर हमने मैप में समझा कि कहाँ कहाँ है बेबीलोन, उरुक, उर, मारी, ये सारी चीज मैप की भी हम बात करेंगे आगे। मेसोपोटामिया का अर्थ हमने समझा, दो नदियों के बीच दजला और फरात। आगे मेसोपोटामिया के बारे में जानकारियों की बात हमने की, जहाँ पे हमने शहरी जीवन की बात की है, पुरातात्विक खोजों की बात की, किस तरीके से खोजी और क्या क्या चीजें मिली। लेखन प्रणाली की बात हुई, और ये भी हमने समझा कि वहाँ पे किलाक्षर लिपि का प्रयोग होता था, मतलब किलाकार लिपि का प्रयोग होता था। स्टार्टिंग में इसको सुमेर और अक्कद कहा जाता था, बाद में इसको बेबीलोन कहा जाने लगा। आगे चल के उत्तरी में असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया, इसलिए उत्तर साइड को असीरिया कहा जाने लगा। खास बात तो हमने ये चीज समझा, ठीक है। इसके साथ साथ हमने वहाँ पे व्यवस्थित शासन व्यवस्था, मंदिरों के बारे में समझा, पहियों का आविष्कार इन्होंने सबसे पहले किया, ये सब चीज समझा। मेसोपोटामिया की भाषा समझा हमने, सुमेरियन भाषा थी, फिर अक्कदी, फिर अरामाइक भाषा आ गई, ठीक है। फिर वहाँ पे अभी हिब्रू भाषा बोली जा रही है, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व के बाद। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के स्रोतों में जैसे वहाँ की मिट्टी की पट्टिकाएं, सिलेंडर, मुहरे हो गए, ठीक है। इसको इस तरीके से बेलनाकार में था, इसलिए इसको लगा दिया जाता था और इस तरीके की चीजें हो जाती थी, ठीक है। शिलालेखों की बात हमने कर ली, जो चीज इस पे लिखी गई है, वहाँ पे खंडहर इत्यादि मिली, क्योंकि अब जो चीज वहाँ पे मिलेगी एज इट इज थोड़ी नहीं मिलेगी, खंडहर ही मिलेगी ना। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल हमने देखा, जहाँ पे मेसोपोटामिया का अर्थ हो गया, ठीक है, प्राचीन नगर कौन कौन से थे, पूर्वोत्तर में क्या था, उत्तर में क्या था, दक्षिण में क्या था, ये चीज हमने देखा। खेती और पशुपालन अच्छी खासी होती थी, अन्य संसाधन भी वहाँ पे इस तरीके से थे। मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व, जिसमें हमने ये समझा कि शहरों की शुरुआत हुई थी, व्यापार अर्थव्यवस्था अच्छी खासी थी, धर्म के बारे में हमने समझा, नौकरी इत्यादि वहाँ पे अच्छी थी, क्योंकि किसान अलग अलग कैटेगराइज कर देते थे, किसान, व्यापारी, सैनिक, पुजारी, इन सब चीज में। गणित, खगोल शास्त्र, साहित्य, कानून, इन सब चीज के ज्ञाता थे वो। मालों की आवाजाही अच्छी खासी होती थी, सामानों को जो अपने उनके देश में नहीं था वो दूसरे देश से लेते थे, जो उनके पास था उनको सेल आउट करते थे, ये चीजें। और लेखन लेखन कला में हमने बात की, सबसे पहले ये चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, फिर आगे चल के किलाकार लिपि का प्रयोग करने लगे। और कैसे लिखते थे तो वो चीज हमने बात कर ली। इसका मतलब क्या होता है, किलाकार लिपि का कील के आकार की लिपि कहा जाता था, क्यूनियस यानी कि खूटी या फिर कील, और फॉर्मा यानी कि आकार। ऐतिहासिक स्रोतों की हमने बात की, इन सभी चीजों से जानकारी देखने को मिलती है। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, और कैसी वीडियो लगी बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।